I am Dr. Nilesh Sawant and I am back with the second lecture on the topic life processes. Okay, part 1. So in the last video, we have started with the respiratory system. In that we saw about the, what you can say, the organs of the respiratory tract. So in that we have studied about the nose, pharynx, larynx, trachea and lungs, and within the lungs bronchus, bronchioles and alveoli. So हम देखते हैं अभी जरा एक रफ गो में कि रेस्पिरेशन होता कैसे ना. बेसिकली इफ वी स्पीक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें पूरा प्रोसेस, सो इसको हम स्टेजेस में डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो उसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो होता है ब्रीदिंग. ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, आउटसाइड एयर मतलब जो ऑक्सीजन है, हमें एक्चुअली ऑक्सीजन से मतलब है, हमें पहले ये बाहर का ऑक्सीजन पहले अंदर तो लेना पड़ेगा, बाद में ब्लड में डालना पड़ेगा, तब सेल्स को पहुंचेगा. एंड सेल्स फिर इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके जो हमने ग्लूकोज खाया है, कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं, उसको अल्टीमेटली ग्लूकोज में डाइजेस्ट होगा, फिर वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी निकाली जाएगी. सो ऑक्सीजन का मेन पर्पस रेस्पिरेशन में यही है कि जो हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी रिलीज करवाना. सो द carbohydrates, proteins, fats that we eat and that our body stores, it is utilized by our body to produce the energy. And वो एनर्जी खाने से रिलीज करने के लिए ऑक्सीजन उन रिएक्शंस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. सो मकसद ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम का कि ये बाहर का ऑक्सीजन पहले अंदर तो लाए, बट ये डायरेक्टली सेल्स में नहीं पहुंचने वाला. स्टेप है, पहला है ब्रीदिंग. तो आउटसाइड ऑक्सीजन या बेटर वर्ड एयर इज टेकन इनसाइड द लंग्स. ये प्रोसेस मतलब यहां पे सिर्फ बाहर की हवा लंग्स के अंदर एल्वेलाई तक लाना, ये फर्स्ट स्टेप है. दैट इज ब्रीदिंग, दैट इज नोन एज ब्रीदिंग. देन ब्रीदिंग के बाद आता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. इस सेकेंड स्टेप को बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. ठीक है, अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, इसमें हो क्या रहा है, एल्वेओलाई का जो ऑक्सीजन है, अभी बाकियों का जाने दो, हम हवा को अंदर लेके आए हैं लंग्स में, अब एल्वेओलाई में ये पहुंचेंगे मतलब इनसाइड लंग्स, तो मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं एल्वेओलाई. अब एल्वेओलाई में जो ऑक्सीजन आया है ये डाला जाएगा इनटू दी ब्लड. ठीक है, विच इज सर्कुलेटिंग अराउंड दैट एल्वेओलाई. तो एल्वेओलाई को मैंने लास्ट वीडियो में जस्ट एंड में बताया था. तो जैसे मैंने बताया था कि ये अगर ये एल्वेओलाई है तो ये कैपिलरी ऑफ पल्मोनरी आर्टरी है, ये बन जाएगी इनटू वेन्यूल ऑफ पल्मोनरी वेन. तो होता क्या है, ये वाला ब्लड CO2 रिच होता है, ये अपना CO2 एल्वेओलाई को देगा, एल्वेओलाई बदले में ऑक्सीजन ब्लड को देगा इन दैट वे. सो एल्वेओलाई वाले रीजन में ये काम हो रहा है. नेक्स्ट इसे हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन. अब विद द हेल्प ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम ये ब्लड, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ये वाला, ये हार्ट तक जाएगा, हार्ट से बॉडी में जाएगा. एंड इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब क्या, ब्लड से ये ऑक्सीजन पास ऑन होगा इनटू द टिश्यूज. तो जब ये ब्लड सेल्स टिश्यूज के पास पहुंचेगा तो ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा. नेक्स्ट लास्ट स्टेप जो है वो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सेल्यूलर मतलब अब एक बार सेल के अंदर जब ये होता है, अब इसमें दो टाइप्स आते हैं. अब ऑक्सीजन कहां पहुंच गया है, सेल में पहुंच गया है. सो उसके अंदर जब ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रियाज के साथ इंटरैक्ट करेगा विद ग्लूकोज, हम उसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं. बट यहाँ पे दो कंडीशंस है. सेलुलर रेस्पिरेशन अब आगे, अब मैं ह्यूमन की पहले बात करता हूं, फिर अपन एक एनारोबिक की भी एस्पेक्ट में बात कर लेंगे. सो अगर ऑब्वियसली अभी इसमें हमने ऑक्सीजन लिया है, सेल्यूलर से अगर गया तो सेल के अंदर
पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस ये होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। मतलब ये अगर सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये स्टेप में ये टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन पहुंचा दिया है। ये वाला टिश्यू मतलब सेल्स अपने, तो इसमें ऑक्सीजन पहुंचा दिया है। सेलुलर रेस्पिरेशन का पहला स्टेप जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस, वो यहाँ पे ही होता है। किधर? यहाँ पे इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। फिर ग्लाइकोलिसिस खत्म होने के बाद वो जो प्रोडक्ट बचेगा पायरुविक एसिड, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, तो वहां पे होता है क्रेब साइकिल। अब इसके बहुत सारे अलग अलग नाम भी है, ग्लाइकोलिसिस के भी अलग अलग नाम है। ग्लाइकोलिसिस को हम EMP पाथवे, तुम्हारे बुक में ये वाला बहुत डिटेल में दिया है, ये कुछ नहीं दिया है, बट मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आज ये बताने वाला हूँ शॉर्ट में, ऑब्वियसली बहुत डिटेल में है बट थोड़ा इजी लैंग्वेज में तुम्हें बताऊंगा। ग्लाइकोलिसिस ये सेलुलर में, क्रेब्स साइकिल ये माइटोकॉन्ड्रिया में, और लास्ट स्टेप है ETC बोलते हैं, या हम इसको ETS भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये दोनों स्टेप्स जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होते हैं। मैट्रिक्स मतलब उसके अंदर के लिक्विड पोर्शन में, वो हम देखेंगे जब हम ये डिटेल में देखेंगे। मोस्टली देखते अगर ये वीडियो में हुआ तो, नहीं तो पूरा अगला वीडियो सिर्फ इसके ऊपर ही हम बनाएंगे ताकि तुम्हें अच्छे से समझे ऑब्वियसली। ये प्रोसीजर अपने बॉडी में होती है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में, कि वी ब्रीद इन एयर, जिसमें आउटसाइड एयर हम लोग लंग्स में लेंगे, एल्वेलाई में लेंगे। फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है जहां से एल्वेलाई का ऑक्सीजन ब्लड में डाला जाएगा। फिर इंटरनल रेस्पिरेशन होगा, फिर ये ब्लड बॉडी में इंटरनली घुमाया जाएगा, टिश्यूज तक घुमाया जाएगा, और टिश्यूज को उनको ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया जाएगा, सेल्स को डायरेक्ट। फिर जैसे सेल्स में ऑक्सीजन आया तो अब इसमें 2 स्टेप, सेल के साइटोप्लाज्म में फर्स्ट स्टेप होती है ग्लाइकोलिसिस, इसको हम EMP पाथवे भी बोलते हैं, एंड अगली 2 स्टेप्स क्रेब्स साइकिल और ETS ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। और फिर एट द एंड ऑफ दिस 3 साइकिल हमें खाने से एनर्जी मिलती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये पूरा प्रोसीजर को हम एक्चुअल रेस्पिरेशन कहते हैं। तुम्हारे बुक में जो प्रोजेक्ट किया है वो सिर्फ इतना है, एनारोबिक एरोबिक ऐसा करके उन्होंने दिया है। अब इस ग्लाइकोलिसिस के लिए जो मेन सबस्ट्रेट लगता है वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मेन जो सबस्ट्रेट लगता है वो कार्बोहाइड्रेट, और ये वाला तो ऑक्सीजन लिए हुए है ही, सेल के अंदर ऑक्सीजन ऑलरेडी है। पर बाय चांस अगर सेल को प्रोटीन या फैट्स यूज करने हैं तो प्रोटीन और फैट्स ये वो ग्लाइकोलिसिस में नहीं दिखाते। प्रोटीन्स और जो फैट्स है जब सेल में होते हैं, और सपोज इनका इस्तेमाल करके मुझे एनर्जी बनानी है, तो सेल के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं और डायरेक्टली उसको क्रेब्स साइकिल में डाल दिया जाता है। मतलब कैसे होता है, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज से होता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड भी कन्वर्ट होकर एसिटिल CoA में बनता है, और एसिटिल CoA नामक जो केमिकल है वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। तो प्रोटीन फैट को डायरेक्टली एसिटिल CoA में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एंड फिर डायरेक्टली उसको क्रेब्स साइकिल से माइटोकॉन्ड्रियाज में डिग्रेड करके उनसे एनर्जी निकाली जाती है अगर जरूरत पड़ती है तो। ये एक हम ह्यूमन रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। अब मैंने एक और बताया था, ह्यूमन में ही बता रहा हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मैंने बंद नहीं बोला, बंद अगर ऑक्सीजन हो गया तो मर ही जाएंगे। जैसे होता है कि मैं भाग रहा हूं, ठीक है, कंटिन्यूअसली भाग रहा हूं, तो जो मेरा ब्रीदिंग रेट है और जो मेरा वर्किंग रेट हायर देन द ब्रीदिंग रेट, तो शरीर के टिश्यूज को ऑक्सीजन कम पड़ेगा। शरीर के टिश्यूज को ऑक्सीजन क्या होगा, कम पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है, देन दे विल शो एनारोबिक मोड। देखो रुक नहीं सकते। अब ऑब्वियसली एक इंस्टेंस ले लो, तुम जंगल में सफारी के लिए गए हो, ठीक है, एंड सडनली गाड़ी चल रही थी और उधर से तुम गिर गए, एंड आजू बाजू जंगली जानवर है, ऑब्वियसली भागोगे तो सही, तब तक भागोगे जब तक
ऑब्वियसली सेफर नहीं होंगे। अब उस वक्त भले तुम प्रोफेशनल रनर नहीं भी होंगे तो जान बचाने के लिए तुम भागोगे, ठीक है। सो ऐसे वक्त में सिंपल सी बात है, तब अगर तुम भागे भी नहीं रहेंगे ऑब्वियसली विल गेट व्हाट यू कैन से, थक जरूर जाओगे, बट जान बचानी है इसलिए तुम यू विल स्टिल कंटिन्यू टू रन। या अगर ट्रेडमिल पे भाग रहे हो, बोला कंटिन्यूअसली 5 मिनट भागो एक सर्टेन स्पीड पे, थोड़ी हायर स्पीड। तो स्टार्टिंग में भागने को कुछ नहीं लगता, फिर लगता है यार टाइम कब जाएगा, हम टाइम की तरफ देखते तो सिर्फ 30 सेकंड्स हुए हैं, तो फुल स्पीड से अगर भाग रहे हैं तो 30 सेकंड, अरे बाप रे और 4 मिनट बाकी है भागना। रीजन ये है बिकॉज योर बॉडी विल यूटिलाइज एनर्जी फास्ट, बट तुम वैसे ब्रीथ नहीं करोगे ना, देन यू विल फील फटीग्ड। होगा क्या, जो पायरुविक एसिड यहाँ बनता है उसको डायरेक्टली लैक्टिक एसिड, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ अ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, क्योंकि इससे एनर्जी मिलती है, क्योंकि रीजन है इतना टाइम नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट को मैं माइटोकॉन्ड्रिया में भेजूं वो प्रोसेस और एनर्जी दे। हम जिस रेट से फिलहाल भाग रहे हैं उसको फास्टर एनर्जी की जरूरत है। सो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन टेम्पररी एक प्रोसेस है जिससे तात्पुरते एटीपीज निकाले जा सकते हैं, मतलब विदाउट एंटरिंग इनटू दी माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरी बात, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन चाहिए उसे प्रोसेस करने के लिए, तुम वैसा ब्रीथ ही नहीं कर रहे हो कि शरीर में इनफ ऑक्सीजन जाए, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे भी बेकार है, मतलब सिंस यू आर नॉट कंज्यूमिंग, यू आर टेकिंग इन दैट ऑक्सीजन, तो बॉडी को फिर बाहर ही कुछ मैनिपुलेशन करना है, तो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। इससे बॉडी को कंटिन्यूअसली एनर्जी मिलती रहती, बट सेल्स में फिर ये लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू होता है, एंड इवेंचुअली जब वो इतना हो जाता है देन दीज विल कॉज क्रैम्प्स, फिर इवेंचुअली तो रुक ही जाओगे। फिर जब देखो रुकते तो यू पैंटिंग मतलब क्या, यू गैस फॉर एयर, तुम और ऑक्सीजन खींचते हो, क्योंकि जो ये लैक्टिक एसिड बने उसको निकालना भी है। तो जब सेल्स में वापस ऑक्सीजन रिस्टोर हो जाता है, लैक्टिक एसिड वापस पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा एंड उसको माइटोकॉन्ड्रिया में वापस प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सो ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, इट्स नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। ये परमानेंट है, क्योंकि फर्क क्या है, देखो ये प्रोसेस अगर हुआ तो एक ग्लूकोज अगर मैंने ऑक्सीजन की मदद से तोड़ा, इससे 38 एटीपीज बनते हैं। एक एटीपी की एनर्जी 7.3 किलो कैलोरी है। एक एटीपी की जो निकलती एनर्जी है 7.3 किलो कैलोरीज है। ऐसे 38 एटीपी तो मल्टीप्लाई करोगे 38, बट यही इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करूंगा तो मुझे 2 ही एटीपी मिलते हैं पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सो देख सकते हो 19 टाइम्स, बिकॉज 19 2s will give you 38। सो एरोबिक रेस्पिरेशन 19 गुना ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू एन एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसीलिए अपनी बॉडी इतनी मगजमारी कर रही है। ऑक्सीजन ही क्यों चाहिए, बिकॉज ऑक्सीजन को यूज करके ज्यादा बेटर एनर्जी में ग्लूकोज से निकलवा सकता हूं, एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, रादर देन एनारोबिक जो मुझे सिर्फ 2 एटीपी दे रहा है। सो दिस इज द एंटायर रेस्पिरेशन प्रोसेस। तुम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका एक पिक निकाल सकते हो। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे मैं टेम्पररी लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हम अगर हमेशा के लिए ऑक्सीजन बंद हो गए तो फिर निकल ही लेंगे भाई, कुछ नहीं बचेगा। सो ये एक है। सो दिस इज द मैकेनिज्म व्हिच टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। तो ये फटाफट हम लोग यहाँ तक आते हैं। कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में रादर हम लोग नेक्स्ट ये पूरा डिटेल में थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। सो ये दूसरे वीडियो में मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सिखा रहा हूँ फटाफट कैसे हो रहा है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं जब तक मैं बोल रहा हूँ। सो यू कैन लेटर ऑन राइट इट डाउन इन योर बुक्स फॉर योर रेफरेंसेस, ठीक है। सो ये एक है, होप सो क्लियर है। सो आगे बढ़ता हूं मैं। सो अब देखते हैं ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होता कैसे है, फटाफट देखते हैं। एंड कल हम देखेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जब ऑक्सीजन होता है तब, एंड जब ऑक्सीजन नहीं होता है तब। सो अगले वीडियो में हम लोग वो देखेंगे। सो फिलहाल हम देखते हैं हम ब्रीथ कैसे करते हैं, फटाफट देखते हैं। तो फर्स्ट इज ब्रीदिंग। सबको पता है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन क्या होता है। सो देखो अब मैं 3 डायग्राम्स ड्रॉ कर रहा हूं साइड एंगल्स, मतलब इफ आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस, ठीक है, इफ आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस, सो ये वाला व्यू रिब केज लंग्स कैसे है वो मैं बता रहा हूं।
सो नॉर्मल टाइम्स में अगर हम बात करें, ये स्टर्नम है, ये सामने वाला, और ये सामने वाला मतलब ये स्टर्नम बोन है, एंड ये पीछे से अगर मैं देखूं तो ये रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। दिस इज दी बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, सबको पता है 12 रिब्स होती है, तो 12 वर्टिब्रेस मैंने ड्रॉ किए हैं, ठीक है। नॉर्मल केस में जब हवा नहीं है वगैरह जो भी है, सो ये वाला स्टेट है, ये लंग्स है, ये डायफ्राम है, डायफ्राम पीछे और अपने कोने है, स्टर्नम को जुड़ा हुआ है जो इसको है। तो जब हम ब्रीथ करेंगे, ठीक है, जब हम जैसे नॉर्मल सपोज, अब देखो जस्ट नोटिस द चेंजेस व्हिच हैपन इन माय चेस्ट कैविटी। सो इफ आई एम लाइक दिस, से नॉर्मल है, एंड नाउ आई एम ब्रीथिंग, अब मैं फोर्सफुल ब्रीथ कर रहा हूं। जब हम नॉर्मली फोर्सफुली नहीं भी कर रहे तो भी यही हो रहा है, बट थोड़े लोअर लेवल पे। अब देखो जब मैं ब्रीथ करता हूं तो कैसे होता है। सो इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारी चेस्ट बाहर आती है, तुम्हारी चेस्ट बाहर की तरफ आती है। तो इसमें होता क्या है, ठीक से देखो, तुम्हारा जो रिब केज है, ये स्टर्नम है सपोज, ये थोड़ा आउटवर्ड पुल हो जाता है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। बाल्टी का ढक्कन कैसे उठाते हो, सपोज ये बाल्टी, अपन उसको कैसे उठाते हैं, लाइक दिस ना। सो इट इज कमिंग आउटवर्ड एंड अपवर्ड। सो वैसे अपने रिब केज देखो जैसे, सो ये आगे आ रही है बट ऊपर आ रहा है इन दिस वे। सो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के कारण है। एंड इसमें अगर तुम देखोगे तो ये जो पीछे रीढ़ की हड्डी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो होता क्या है, यहाँ पे तुम देख सकते हो जो ये डायफ्राम है ये डोम शेप का है, लाइक दिस इट इज ऑफ डोम शेप। ये फ्लैट हो जाएगा, ये फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, एंड ये बाहर आ गया। तो तुम देख सकते हो लंग्स अंदर फूल गए हैं, सॉरी इसमें चला गया, थोड़ा पीछे ड्रॉ कर देता हूं। सो लंग्स हियर यू कैन सी, यहाँ पे लंग्स थोड़ा मैं यहाँ पे ज्यादा बड़ा दिख रहा है, जरा इसे ड्रॉ कर लूं। सो अगर मैं नॉर्मली लंग्स बताऊं, सो ये लंग्स अगर है, ये उसका प्रोटेक्टिव लेयर पकड़ लो, तो ऑब्वियसली तुम देख सकते हो, मैं डायग्राम छोटा निकाला है, तो जरा इक्विवेलेंट भी निकाल लेता हूं। सो सपोज ये है, ये रीढ़ की हड्डी है जो मैंने ड्रॉ की है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, नाउ नेक्स्ट इसमें रिब्स भी तुम लोग देख लो। सो ये स्टर्नम है, ये उसका पार्ट है। सो दिस विल बी लाइक दिस फ्लैट। सो तुम यहाँ पे देख सकते हो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे एक प्रिंसिपल यूज होता है जिसे हम कहते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स में, हम उसे कहते हैं बॉयल्स लॉ। सबने सुना होगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। अब देखो पूरा फंडा क्या है, सबको पता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 mm है, 180 mm मींस 760 mm ऑफ Hg, ये है मतलब। और एक नेचुरल रूल है, एवरीथिंग गोज फ्रॉम हाई टू लो, बिजली भी पॉजिटिव से नेगेटिव, हाई टू लो। दो हॉट बॉडीज है, एक 60 डिग्री पे और एक 20 डिग्री पे है। सो ऑब्वियसली अगर इन दोनों बॉडीज को मैंने कांटेक्ट में रखा तो 60 डिग्री वाली बॉडी से गर्मी 20 के पास जाएगी, मतलब हायर टू लोअर। ऑलवेज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज फ्रॉम हायर टू लोअर, ये नेचुरल रूल है। तो हवा का भी ये नियम है, प्रिंसिपल है, इट विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हवा भी जो फ्लो होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तुमने ज्योग्राफी में मॉनसून्स पढ़े हैं, इंडिया को कैसे मिलते हैं, साउथ अपने जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से जो साउथ वेस्ट विंड्स आते हैं, कैसे आते हैं, बिकॉज इंडिया के ऊपर एक लो प्रेशर क्रिएट होता है ड्यूरिंग दी समर्स, एंड उसी वक्त जब अपने पास समर है, ऑस्ट्रेलिया है, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होते हैं, सो उधर हाई प्रेशर है, सो वो एयर वहां से आती है। तो एयर गोज फ्रॉम हाई टू लो, बस ये तुम्हें याद रखना है। अब देखो मैं ये वाले को तो बदल नहीं सकता, बाहर के एयर के प्रेशर को बदल नहीं सकता, पर मैं मेरे चेस्ट कैविटी के प्रेशर को बदलवा सकता हूं। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर हवा अंदर खींचनी है, अब हवा अंदर लाए, मतलब मैं चाहता हूं
एटमॉस्फेयर की हवा मेरे अंदर जाए. So this should be at high pressure and inside my lungs the pressure should be low. Inside the lungs the pressure should be low. अब सिंपल लॉजिक है, अगर प्रेशर लो करना है तो वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा. तो वही किया जा रहा है. तो जब मैं इनहेल करता हूं तो देखो रिब्स जो होती है, रिब्स के बीच में मसल्स होती है, इन्हें हम इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं. तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल, तो जब मैं ब्रीथ करता हूं तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो रिब्स को ऊपर खींचते हैं. तो इससे क्या होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ता है, मतलब स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम का डायमीटर बढ़ेगा क्योंकि रिब्स थोड़े बाहर की तरफ खींच गए हैं. तो यहां से वॉल्यूम बढ़ेगा. प्लस जो डोम शेप था वो फ्लैट हो गया है, तो ऊपर नीचे का भी जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा. ताकि अब अंदर मतलब क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा. वॉल्यूम बढ़ गया ना, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज. एंड ऑब्वियसली तुम समझ सकते हो, बाहर 760 mm ऑफ एचजी है, अंदर 756 57 mm, 2-3 mm भी कम हो गया प्रेशर, स्टिल इट क्रिएट्स अ प्रेशर डिफरेंस. तो ये 760 mm वाली हवा नाक से होते हुए बराबर लंग्स में भर जाएगी. दिस इज इंस्पिरेशन. ठीक है, इनहेलेशन या इंस्पिरेशन बोलते हो. सो इनहेलेशन ऑफ एयर हम इसे कहते हैं. तो इस तरीके से बाहर का ऑक्सीजन अंदर आता है. इसके लिए भी लॉज ऑफ फिजिक्स ही लगते हैं, दैट इज द बॉयल्स लॉ. सो जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम जो डोम शेप था कॉन्ट्रैक्ट होकर फ्लैट होता है. तो ये पहला चेंज, डोम शेप डायफ्राम फ्लैट हो गया एंड रिब्स बाहर की तरफ खींच लिए जाते हैं ताकि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर मिले, वो भी ड्यू टू मसल्स है. तो इस तरीके से देखो वॉल्यूम बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ गया है, प्रेशर कम, हवा बाहर से अंदर आ जाएगी. एंड दूसरा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, मतलब यहाँ पे एनर्जी लगती है बिकॉज मसल्स को हमें यूज करना पड़ता है. अब मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऑटोमेटिकली रिलैक्स होते हैं. रिलैक्सेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, ये एक्टिव है. पैसिव में होगा क्या, उल्टा, मेरे को क्या करना पड़ेगा, अंदर का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा ताकि हवा बाहर फेंकी जा सके. सो ये मसल्स वापस कॉन्ट्रैक्ट होंगे एंड दबाएंगे. ये भी वापस डोम शेप होगा, ये भी डोम शेप होने की कोशिश करेगा तो ये लंग्स को दबाएगा. रिब्स भी अपनी जगह पे आएंगे तो ये भी लंग्स को दबाएंगे. लंग्स को जब दबाएंगे तो इससे वॉल्यूम कम होगा, तो इसके कारण प्रेशर बढ़ जाएगा और फिर यही हवा बाहर पुश आउट हो जाएगी. सो दिस इज द नेचुरल वे ऑफ ब्रीदिंग. ठीक है, और उसके लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, डायफ्राम जो है वो एक एयर टाइट चेंबर बना रहा है. ये जो अपनी यहाँ पे चेस्ट है ना, आजू बाजू मसल्स है, नीचे से डायफ्राम है या साइड से, तो ये चेंबर है, एक बंद चेंबर है. अब इसमें मैं जस्ट एक बताना चाहूंगा, अगर सपोज चाकू मार के मैंने इसे पंक्चर किया और सपोज चाकू अंदर है, तब तक भी शायद बंदा जिंदा है. पर जब मैं चाकू निकालूंगा तो मैं क्या कर रहा हूं, अंदर में बाहर की हवा इधर से भी जाएगी ना, तो अंदर और बाहर का जो प्रेशर डिफरेंस है ये बैलेंस हो जाएगा. लंग्स वापस कभी खुलेंगे ही नहीं, बंदा उधर ही मर जाएगा. तुमने देखा रहेगा कुछ लोगों के अंदर से ऐसे सलिए गए हैं, मतलब स्टील रॉड्स थ्रू एंड थ्रू बॉडी गए, फिर भी जिंदा है. एंड ऑपरेट करके उसको प्रॉपर्ली करेंगे तब भी वो जिंदा रहते हैं. अगर हम उसे निकालने की कोशिश करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, बाहर की हवा को अंदर भेज रहे हैं, तो प्रेशर बैलेंस हो जाएगा. नॉर्मली अपनी जो चेस्ट कैविटी है थोड़ी सी नेगेटिव प्रेशर में होती है. ठीक है, नेचुरली नेगेटिव प्रेशर. तुमने अगर वो निकाल के हवा भर दी तो फिर वो बंदा वापस, उसके लंग्स कभी फंक्शनल हो गए नहीं. एंड इसी रीजन से ये ब्रीदिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. तो इसका काम हो गया है, इसका काम जो है वो यही है, बाहर की हवा अंदर लाना. अब जो एल्वियोलाइज है, अब ये एल्वियोलाइज है, तो केमिस्ट्री का वापस एक रूल यहाँ पे काम आने वाला है, दैट इज डिफ्यूजन. ये पल्मोनरी आर्टरी की कैपिलरी है, ये वाली, ये कैपिलरी इस एल्वियोलाई के आसपास है और यहाँ से पल्मोनरी वेन बन के जाती है. सो दिस इज पल्मोनरी आर्टरी जो हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स के पास लेके आई है. सो दिस ब्लड इज CO2 रिच बट इट हैज लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. एल्वियोलाई में जो हवा है वो ऑक्सीजन रिच है, बट सबको पता है हवा में CO2 भी तो होता है. तो सिंपल सी बात है, एवरीथिंग गोज फ्रॉम हाई टू लो ना, तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ भी वैसा है.
डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच अ सर्टेन सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। खून में ज्यादा क्या है CO2, एल्वेलाई में कम क्या है CO2, तो नेचुरल टेंडेंसी है CO2 ब्लड में का एल्वेलाई में आने की कोशिश करेगा। एंड दूसरा, ऑक्सीजन ज्यादा किधर है एल्वेलाई में, खून में कम है, तो ऑक्सीजन ब्लड में घुसने की कोशिश करेगा। तो जब तक ये ब्लड पूरा चक्कर मार के यहां तक आएगा, यहां तक आते आते CO2 ज्यादा, सॉरी CO2 कम है, ऑक्सीजन ज्यादा होगा। ऐसा मत समझो पूरा CO2 दे दिया, ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत CO2 तो वापस रिटेन होगा, बट ऑब्वियसली ज्यादा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जरूर होगा, इसमें इतना जरूर है, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो ये भी डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशंस का डिफरेंस कितना है, ठीक है। सो वो पार्शियल प्रेशर्स अगर हम देखेंगे ऑक्सीजन का ज्यादा तो ज्यादा ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है, प्लस इसको और फास्ट करने के लिए अपने पास हीमोग्लोबिन है। सबको पता है अपना खून लाल है, लाल क्यों है, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन हैज अ गुड CO2 हैज गुड ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो धड़ाधड़ ये ऑक्सीजन खींच लेगा। सो दिस इज हाउ ये सेकंड स्टेप था, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एल्वेलाई का ऑक्सीजन ब्लड में, ठीक है। अब ब्लड से, ये ब्लड है, सपोज ये टिश्यूज है, ये सेल्स है अपनी बॉडी के, ठीक है। अब बॉडी के सेल्स में भी वही हाल है, माइटोकॉन्ड्रिया ने ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लिया, सेल्स के अंदर ज्यादा क्या होता है CO2 एंड कम O2, जबकि आने वाला जो ब्लड है आर्टरीज में से, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है और क्या होता है CO2 कम। तो नेचुरल टेंडेंसी है ऑक्सीजन ज्यादा किधर है, यहाँ, तो दिस ऑक्सीजन विल गो टू द टिश्यूज, CO2 यहाँ ज्यादा है, CO2 विल गो टू द ब्लड, एंड वापस सारा ब्लड CO2 रिच बनकर वापस अपने हार्ट के पास भेज दिया जाता है, लंग्स के पास प्यूरिफिकेशन करने के लिए। एंड अब ये O2 सेल्स में आया है, तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे अपने अंदर ऑक्सीजन जो हमने अभी लिया है सेल्स के अंदर, ये कैसे काम करता है इन आवर नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम एक्चुअल रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन ये प्रोसेस देखने वाले हैं। टिल देन गाइस, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड सी यू लेटर।